नमस्कार, बुकोपीडिया में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे इस पुस्तक पर। मैं कैमरे के नज़दीक लेके आती हूँ। इस पुस्तक का नाम है मिस्टर गांधी एंड द इमेनिसिपेशन ऑफ द अनटचेबल्स, यानी कि गांधी और अछूतों की मुक्ति। ये जो पुस्तक है ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखी है और इस पुस्तक की शुरुआत में ही जो है उनके क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं कि वो एमए थे, पीएचडी थे, डीएससी थे, बैरिस्टर एट लॉ थे, मेंबर थे गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और इसकी जो कीमत है केवल 70 रुपये है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित है ये पुस्तक और इसका पहला एडिशन जो आया था ठाकरे और कंपनी ने दिसंबर 1943 में छापा था और इसका एक एडिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने भी 1940 में छाप दिया था। फर्स्ट सम्यक एडिशन आया इसका 2012 में और सेकंड सम्यक एडिशन आया 2021 में। और शुरुआत में इसके लिखा है प्रीफेस यानी प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में बाबा साहब बताते हैं कि मुझे एक इनविटेशन मिला जो कि चेयरमैन की तरफ से था, इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस जो इंस्टीट्यूट का नाम था। मैंने उन्हें अगस्त में एक पेपर दिया जो भारत में अछूतों की समस्या के बारे में बात करता था। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये दिसंबर 1942 में हुई मॉन्ट ट्रैम्बेल्ट, क्वेबेक, कनाडा में। ये जो पेपर है ये प्रिंट किया गया कॉन्फ्रेंस में और ये पेपर जो है अछूतों के बारे में था क्योंकि अमेरिकी अछूतों की समस्या को समझना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं इसका एक पुस्तक के रूप में भी सामान्य जनता के लिए उपलब्ध करवाऊं। तो मेरे लिए ये संभव ही नहीं था कि मैं उनकी मांग को अस्वीकार कर सकूं। तो मेरे पास जो है ऐसा कोई चीज़ नहीं थी कि मैं उनकी इस मांग को अस्वीकार करूं और मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और जब जो है इस पेपर को मैंने 10 महीने बाद छपवाया ताकि तब तक पैसिफिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी जो है सारी प्रोसीडिंग्स को पूरी कर लें। और इसमें कुछ शब्दों की हेरफेर के अलावा ये पेपर ज्यों का त्यों मैंने एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया। मैं इसमें कुछ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। ये आमतौर पर माना जाता है कि जो मानवता है वो चार बातों को लेकर जो है शांति स्थापित की जा सकती है। पीस कॉन्फ्रेंस थी, मतलब शांति के लिए सम्मेलन था। तो शांति सम्मेलन में सबसे पहले तो इम्पेरियलिज्म यानी कि गुलामी नहीं होनी चाहिए, रेशियलिज्म मतलब मनुष्यों की रेस के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एंटी सेमिटिज्म, ये शब्द आपने सुना होगा, इजराइल और फलस्तीन की जब से लड़ाई चल रही है ये शब्द काफ़ी फेमस है। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है यहूदियों से घृणा करना, ये यहूदियों का विरोध करना। और चौथा पॉइंट है फ्री ट्रैफिक इन द मर्चेंडाइज ऑफ डेथ पॉपुलरली कॉल्ड म्यूनिशंस, यानी कि हथियारों की जो होड़ है उसको ख़त्म करना। तो शांति स्थापित करने के लिए ये 4 तरीके सुझाए गए हैं कि एक तो गुलामी नहीं होनी चाहिए, रेशियल भेदभाव नहीं होना चाहिए, यहूदियों से विशेष तौर पर घृणा नहीं होनी चाहिए और जो है हथियारों की होड़ को बंद करना चाहिए। तो ये जो है मानवता की शुरुआत में जो शांति स्थापित करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस बात में कोई शंका नहीं है कि पूरी दुनिया को एक अच्छा जगह बनाने के लिए जो है हमें इस युद्ध को समाप्त करना ही होगा। देखिए ये कॉन्फ्रेंस 1942 में हुई थी दिसंबर में, यानी कि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और ये शांति सम्मेलन हुआ था कनाडा में। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अनटचेबल्स हैं, जो हिंदू अछूत हैं, उनका जो उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि जैसे नाजियों ने यहूदियों पर अत्याचार किया, अगर अछूत लोगों के साथ उतना खून खराबा नहीं हो रहा है तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी समस्या को नज़रअंदाज करें। द एंटी सेमिटिज्म ऑफ द नाजीज अगेंस्ट द ज्यू इज़ नो वे डिफरेंट इन आइडियोलॉजी, क्योंकि जो यहूदियों के खिलाफ घृणा है वो आइडियोलॉजी में बिल्कुल भी अलग नहीं है अछूतों के खिलाफ जो सनातनियों की घृणा है उससे। इस पूरी दुनिया का एक कर्तव्य बनता है कि अछूत जो हैं, जिनको दबाया गया है, उनको इन बेड़ियों से आज़ाद करवाएं।
हम उन्हें आज़ाद करवाएं। इसीलिए मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया और मैंने कहा कि मैं ये मौका इस पेपर को प्रस्तुत करने का नहीं छोड़ना चाहता, ताकि सारी दुनिया का ध्यान इस ओर पर जाए कि गुलामी की जो बात है, जैसे देश गुलाम है, जितनी ज़्यादा गुलामों की बात ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा नीग्रोस के ऊपर, जो काले लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार की बात ज़रूरी है, या यहूदियों के ऊपर बात ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनके मुकाबले अछूतों की समस्या नहीं है। अछूतों की समस्या उनसे भी ज़्यादा बड़ी है। मैं चाहता हूं कि इस पेपर के पब्लिश होने के बाद जो है शांति सम्मेलन इस समस्या को समझे और ये डिसाइड करे कि जो हिंदू हैं वो पूरी दुनिया के सामने आंसरेबल हैं, मतलब पूरी दुनिया के सामने उन्हें जवाब देना होगा कि वो अब इतना जो दमन कर रहे हैं अपने ही देश में अपने लोगों का अछूत बनाकर, वो कब बंद करेंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर का पता लिखा है 22 पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली, 1 सितंबर 1943। तो 1943 को ये लिखा गया था, प्रीफेस यानी कि प्रस्तावना। और कंटेंट इसका जो, इसमें 10 चैप्टर हैं इसके कंटेंट में। पहला चैप्टर है इसका अछूतों की कुल संख्या कितनी है। तो अछूतों की कुल संख्या के बारे में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द अनटचेबल्स। तो डेसिनियल सेंसस कहा गया है कि जो भारत में जनगणना होती है वो कोई मासूम सा प्रोसीजर नहीं है, कोई मासूम बात नहीं है। उसमें जो है बहुत ज़्यादा धांधली की जाती है। पहले तो लोग उसमें कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे, लेकिन जो है आजकल जो जनगणना है सबका ध्यान उस पर चला गया है। इसलिए नहीं कि जो पॉलिटिशियन हैं, सिर्फ राजनेता हैं, जनरल पब्लिक भी बहुत ध्यान से जनगणना को देखती है, क्योंकि भारत की राजनीति में ऐसा हो रहा है कि सब कुछ नंबर गेम है और इसलिए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के नंबर कम बताने की कोशिश करती है। इसका रिजल्ट ये रहा कि जो सेंसस है, ये जो जनगणना है, इसे पकाया गया है, जैसे खाना बनाते हैं ऐसे पकाया गया है, ताकि राजनीतिक लाभ उन्हीं लोगों तक सीमित रहे जिन्हें हमेशा से राजनीतिक लाभ मिलता आया है। इस जनगणना को पकाया है हिंदुओं ने, और मुसलमानों और सिखों ने भी अपना जो योगदान है इसमें दिया है। मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख सब मिलकर अपनी अपनी जो है हिसाब से इस जनगणना को ढालने में लगे हुए हैं। इसमें बहुत धांधली है। लेकिन अछूत और ईसाई ये हैं जिनके नंबर्स पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इनका इन चीज़ों में, इस जनगणना को पकाने में कोई योगदान नहीं है। मतलब अछूतों और ईसाइयों को पूछा ही नहीं गया। और ये सिंपल रीज़न ये है कि कोई नहीं चाहता कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, यानी कि लोकतांत्रिक सेवाओं में इस जो है जनगणना का लाभ ईसाइयों को या अछूतों को मिले। तो इस तरह से जो है 1940 की जनगणना को एक तरह से धांधली करार दिया उन्होंने और कहा कि ये सिस्टमेटिक टायरनी है। सिस्टमेटिक टायरनी का मतलब होता है कि ये जो है दमाना है, ऑपरेशन करना है, और जो है ये जानबूझकर जो है अछूतों के नंबर को घटाकर बताती है ये जनगणना, और सिखों के नंबर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताती है। हिंदू जो हैं एक कैंपेन चलाए हुए हैं कि कोई भी अपनी कास्ट, अपनी जाति को जनगणना में नहीं बताएगा। तो हिंदुओं ने एक कैंपेन चलाया कि कोई भी अपनी जाति जनगणना में अपनी जाति को बताएगा ही नहीं। जाति जनगणना इसे रहने ही नहीं दिया, इसे लोगों की जनगणना बताया गया, और अछूतों को कहा गया कि तुम ये मत बताओ कि तुम अछूत हो। ये जानबूझकर कहा गया अछूतों से, और उन्हें ये सुझाया गया कि अगर तुम अपनी जाति दुनिया से छुपा लोगे जनगणना के समय, तो तुम अगर अपनी जाति बताओगे ही नहीं तो तुम्हारे लिए हितकर होगा, क्योंकि अगर तुम अपनी जाति नहीं बताओगे तो सारे हिंदू तुम्हारे साथ अच्छा और बराबरी का बर्ताव करने लगेंगे। लेकिन ये एक धोखा था जिसके शिकार हुए अछूत, और अछूत तो चाहते थे कि इस जनगणना में उन्हें हिंदू ही ना माना जाए, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो तो बिल्कुल ऑब्वियस सा रहा कि अछूतों की जो संख्या है उसे बहुत घटाकर बताया गया। तो किस तरह से पूरा का पूरा जनगणना का प्रोसीजर जो है हाईजैक कर लिया गया, और जो है इसका
नुकसान हुआ अछूतों को। ये जो जनगणना है ये हर जगह पकाई गई है। द अनटचेबल्स सफर्ड मोस्ट फ्रॉम द कुकिंग ऑफ द सेंसस। अछूतों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस जनगणना को पकाने की वजह से, मतलब झूठ जो बताया गया है ये इससे है कि टोटल पॉपुलेशन अछूतों की ब्रिटिश इंडिया में कितनी है ये नहीं पता लगाया जा सका, और जानबूझकर ये ऐसा किया गया कि अछूतों की गणना को ब्रिटिश इंडिया में होने नहीं दिया गया। फिर भी एक अनुमान के मुताबिक मैं कहता हूँ कि 60 लाख अछूत जो हैं वो भारत में हैं। बट कैनॉट बी फार रॉन्ग, मगर कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं हो सकता अगर वो कहे कि आजकल यानी प्रेजेंट नंबर ऑफ अनटचेबल्स इन द ब्रिटिश इंडिया इज़ राउंड अबाउट 60 मिलियन पीपल। तो आप देख रहे हैं अछूतों की जनगणना के बारे में जो है पहला टोटल पॉपुलेशन ऑफ अनटचेबल्स के बारे में चैप्टर है कि कैसे हिंदुओं ने सिखों और मुसलमानों के साथ मिलकर सारा का सारा जनगणना को हाईजैक कर लिया और अछूतों को बेवकूफ़ बनाया कि आप अपने आप को अछूत नहीं बोलिए, आप अपने आप को हिंदू ही बोलिए, अपनी जाति मत बताइए, क्योंकि अगर आप अपनी जाति नहीं बताएंगे तो आपके साथ हिंदू बहुत अच्छा बर्ताव करने लगेंगे और आपको अपने बराबर समझने लगेंगे। ऐसा करके अछूतों ने अपनी जाति जनगणना में लिखवाई ही नहीं और पूरी तरह से जो इसका नुकसान है वो ईसाइयों को और अछूतों को ही हुआ। सिखों की संख्या को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया गया और अछूतों की संख्या को बहुत घटा कर बताया गया, और इसका नुकसान यही था क्योंकि वो राजनीतिक सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे हिंदू, और जो है अछूतों का बहुत भारी नुकसान हुआ। दूसरा चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ द अनटचेबल्स, अछूतों की उपयोगिता। अछूत क्यों महत्वपूर्ण है, उपयोगिता से ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द होना चाहिए। मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड देयर टाइप ऑफ व्हाट वर्ड्स कॉल्स द लोली। पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों से कम माना जाता है, और जो हैं इस तरह के लोग स्पार्टन्स में भी थे, गुलाम थे रोम साम्राज्य में, ब्रिटेन में भी इस तरह के लोग मिल जाते हैं, अमेरिका में निग्रोस की ऐसी स्थिति है, लेकिन कोई भी ऐसी किस्मत लेकर नहीं आया है जैसे कि भारत के अछूत आए हैं। गुलामों से भी बुरी तरह से इनके साथ बर्ताव होता है, क्योंकि जो हिंदुइज़्म जब तक रहेगा अछूतों के साथ यहूदियों से भी ज़्यादा बुरा बर्ताव होगा। जो यहूदियों की जो सफरिंग्स हैं वो जो है द सफरिंग ऑफ द जूस आर ऑफ हिज ओन क्रिएशन, यहूदियों की जो सफरिंग है वो उनकी खुद की प्रॉब्लम है, लेकिन अनटचेबल्स की जो सफरिंग है वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हिंदुइज़्म की प्रॉब्लम है। और हिंदुइज़्म ने पूरी तरह से पत्थर दिल करके कैलकुलेटिव तरीके से जो है इस क्रूरता को अपने समाज में भरा है। यहूदियों से जो घृणा करते हैं वो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो, मतलब कमाने के मौके या आगे बढ़ने के मौके उनसे नहीं छीनते। यहूदियों से घृणा ज़रूर की जाती थी, लेकिन नाज़ी जर्मनी के समय में भी जब यहूदियों पर अत्याचार शुरू हुआ तब यहूदी काफ़ी कामयाब लोग थे, तो यहूदियों से कभी मौके नहीं छीने गए उनसे विकास के। लेकिन अछूतों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, न केवल उनसे गहरी घृणा की जाती है जबकि उन्हें सभी मौके जीवन में आगे बढ़ने के उनसे छीन लिए गए हैं। ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा अन्याय है, 60 लाख लोगों की बात है और कोई भी इसके बारे में सोच ही नहीं रहा। भारत की आज़ादी जो है एक ऐसी टर्मोइल है, मतलब ऐसा परेशानी है जिसमें अछूतों का जो कॉज है वो दब के न रह जाए। जो हिंदुओं का जो कॉज है, जो मुसलमानों का कारण है आज़ादी पाने का, या जो हिंदुओं का कारण है आज़ादी पाने का, उसका अछूतों से कुछ लेना देना नहीं है। जो आज़ादी का संघर्ष है वो असल में केवल सत्ता का संघर्ष है, और इससे ये कहा जा सकता है, मुझे कोई हैरानी नहीं है ये जानकर कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जिसने अछूतों की आज़ादी की बात की हो, अछूतों को इस नरक से आज़ादी कैसे मिले इसकी बात की हो। अमेरिका में एक साप्ताहिक पत्रिका छपती है नेशन जिसका नाम है, और ब्रिटिश में एक साप्ताहिक पत्रिका छपती है जिसका नाम स्टेट्समैन है। दोनों ही पत्रिकाएं बहुत शक्तिशाली हैं और भारत की आज़ादी के मित्र ब्रिटेन में और अमेरिका में दोनों जगह पाए जाते हैं। ब्रिटेन की अमेरिकन लेबर और अमेरिका की भी अमेरिकन लेबर जो फोर्सेस हैं वो भारत की आज़ादी के पुरजोर समर्थक हैं। मतलब दोनों देशों में जो लेबर पार्टी थी वो पुरजोर समर्थक थी भारत की आज़ादी की, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ अछूतों की बात तो वो बिल्कुल नहीं करते।
और ये है कि उनको आज़ादी से बहुत प्यार है, लेकिन वो हिंदू जो है भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उन्होंने कहा है कि हाँ, हम ही हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हर कोई जो इंडिया में है, जो हिंदू नहीं है, वो जानता है कि इस बात का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कांग्रेस क्या चीज़ है। कांग्रेस अछूतों के लिए कोई उद्धारकर्ता नहीं है। कांग्रेस मिडिल क्लास हिंदुओं की एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू पूंजीवादियों का समर्थन करती है, और वो भारत को आज़ाद ब्रिटेन की सत्ता से ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन केवल खुद सत्ता हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस का उन्होंने जो है विरोध किया है कि कांग्रेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अछूतों के उद्धार की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इतना प्रोपेगेंडा किया है, इतने दोस्त बना लिए हैं अमेरिका और ब्रिटेन में कि दोनों देशों की लेबर पार्टी, दोनों देशों की मुख्य साप्ताहिक पत्रिकाएं जो हैं पूरी तरह से जो है भारत की आज़ादी का समर्थन कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस की आज़ादी केवल सत्ता पाने की आज़ादी है। कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जिसको चलाता है हिंदू मिडिल क्लास, और जिसके ऊपर बैठा हुआ है हिंदू पूंजीवादी। तो ये कैसी जो है आज़ादी कांग्रेस चाहती है कि जहाँ पर कोई शंका ही नहीं है कि अछूतों की स्थिति वैसी की वैसी बनी रहे जैसे कि पहले से बनी हुई है। इस अपैथी में, एम्पैथी का मतलब होता है कि आप किसी के जूतों में रख के खुद को समझें, किसी के प्रति आपको सद्भावना हो। लेकिन अपैथी का मतलब होता है मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो तुम्हारे साथ। तो ये जो अपैथी जो कांग्रेस दिखा रही है, इससे जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर क्या छवि बनती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है पैसिफिक रिलेशन में मुझे ये बोलने का मौका मिला कि अछूतों का जो संविधान है उसमें क्या योगदान हो। मैं कहना चाहता हूँ कि इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद। और अछूतों ने जो है अछूतों के लिए ये निमंत्रण भी बहुत भारी रिलीफ है, क्योंकि मैं अपनी बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रख पाया। नॉट विद स्टैंडिंग द विच आई एम प्री ऑक्यूपाइड, आई एग्रीड टू फाइंड द टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर। इसलिए मैंने इस पेपर को लिखने के लिए तुरंत हामी भर दी। मतलब कांग्रेस के मित्र तो हर तरफ थे, कांग्रेस के मित्र अमेरिका में थे, ब्रिटेन में थे, वो कांग्रेस को और भारत की आज़ादी की बात कर रहे थे। लेकिन भारत की आज़ादी का मतलब अछूतों की आज़ादी नहीं थी। भारत की आज़ादी का मतलब केवल सत्ता के हस्तांतरण थी, और कांग्रेस को कंट्रोल करती थी हिंदू पूंजीवादी ग्रुप, और कांग्रेस के भीतर जो काम करते थे वो हिंदू मिडिल क्लास थे, और उन्हें इनडिफरेंट थे, अपैथी थी। मतलब अछूतों से कोई मतलब ही नहीं था कि वो जैसे ज़िंदगी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहें, हमें बस आज़ादी मिल जाए, सत्ता पे हमें अधिकार मिल जाए। आज़ादी का मतलब सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस की नज़र में। चैप्टर तीसरा है पॉलिटिकल डिमांड्स एंड ऑफ द अनटचेबल्स। अछूतों की राजनीतिक मांगे। अछूतों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो है उनके साथ जितना भी मैंने काम किया, मैंने ये पाया कि जो है ये पेपर बिल्कुल थोड़ा सा ही उसको छेड़ता है कि अछूत जो है उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका कोई राजनीतिक वर्चस्व ही नहीं है। इसीलिए जो है मैंने रेजोल्यूशन पास किया, ऑल इंडिया शेड्यूल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और शेड्यूल कास्ट का जो रेजोल्यूशन मैंने पास किया जो अछूतों के लिए था, और शेड्यूल कास्ट को उस समय डिप्रेस क्लास कहा जाता था। तो शेड्यूल कास्ट के लिए इन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया। कॉन्फ्रेंस नागपुर में हुई थी 18-19 जुलाई 1942 को। तो रिजोल्यूशन में क्या था? रिजोल्यूशन में क्या था? कंसेंट असेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में सहमति जो कि ज़रूरी है। मतलब अछूतों की कौन सी सहमति भारत के संविधान में ज़रूरी है, ये रेजोल्यूशन में लिखा गया था। तो कॉन्फ्रेंस ने डिसाइड किया, अछूतों के लिए जो सम्मेलन हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट बना 1935 का, अनटचेबल एक्ट, शेड्यूल कास्ट एक्ट, SC/ST एक्ट जिसे कहते हैं, तो उसका जो रेजोल्यूशन था वो ये था कि भारत के संविधान बनने पर जो सहमति ली जाए अछूतों की भी, अछूतों को रिकॉग्नाइज किया जाए, शेड्यूल कास्ट को रिकॉग्नाइज किया जाए हिंदुओं से अलग,
और कहा जाए कि वो भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, भारत के राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि शेड्यूल कास्ट को सुरक्षा की भावना प्रदान करना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इसके लिए आगे और ज़्यादा रिजोल्यूशन पास करना, प्रस्ताव पास करना। तो रिजोल्यूशन नंबर तीसरा है कि एसेंशियल प्रोविजंस इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के नए संविधान में एसेंशियल यानी कि ज़रूरी प्रावधान डालना फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ताकि अछूतों को जो है शेड्यूल कास्ट को जो है सुरक्षा की भावना उनमें आए। तो इसके लिए मेरे नए संविधान में ये डिमांड थे। देखिए डिमांड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये डिमांड तो अब तक भी पूरे नहीं हुए हैं। मैं जल्दी से आपको बताती हूँ कि क्या क्या डिमांड हैं। पहला डिमांड ये है कि बजट में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो अछूतों के बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन को सुनिश्चित करे और हर साल जो है सालाना जो है हिस्सा रखा जाए, पैसे का कुछ हिस्सा रखा जाए जो अछूतों के लिए जो है एडवांस एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों इंश्योर करे। और दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोविज़न रखा जाए कि एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड प्रोविजनल, मतलब कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भी जो है अछूतों को उनकी संख्या, उनकी ज़रूरत और उनकी लिए जो ज़रूरी है महत्वपूर्ण उनको पद दिए जाएं। द प्रोविजन शैल बी मेड बाय द लॉ दैट, तीसरा पॉइंट ये है कि पब्लिक सर्विस में जो है जुडिशरी हो यानी कि न्यायालय हो, पुलिस हो और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो होता है जो पैसे के लेन देन से संबंधित है, यानी कि न्यायालय हो, भारत की जो पुलिस है वो हो और पैसे का डिपार्टमेंट जो है, इस सब जगह जो है अछूतों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स की जाए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उनको 10 साल में वो मिनिमम क्वालिफिकेशन पूरी करनी है। कम से कम 10 साल में वो क्वालिफिकेशन के लेवल पे आ जाएं ताकि वो इन तीनों चीज़ों में हिस्सा ले सकें। और एक प्रावधान बनाना है, चौथे नंबर का प्रावधान ये बनाना है कि लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका में, लोकल बॉडी में जो लोकल लेवल पर सरकार काम करती है उसमें भी अछूतों की संख्या, ज़रूरत और उनका महत्व के आधार पर जो है उन्हें जो है नौकरियां दी जाएं, उनका हिस्सा हो। पांचवा पॉइंट ये है कि अछूतों को जो है लोकल बॉडीज़ में हिस्सा दिया जाए सेपरेट इलेक्ट्रोड्स के बेसिस पे, मतलब अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो मैं आगे समझाऊंगी क्या था वो। छठा पॉइंट ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन में, यानी कि यूपीएससी वगैरह में, जो अब यूपीएससी के नाम से जाना जाता है, पहले वो पीएससी के नाम से जाना जाता था, पब्लिक सर्विस कमीशन में, उसमें भी जो है शेड्यूल कास्ट को जो है रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो, उनके लिए भी सीटें आरक्षित हों। रेजोल्यूशन नंबर चौथा रेजोल्यूशन क्या है कि सेपरेट सेटलमेंट हो, मतलब कि उनकी सेटलमेंट कहाँ वो रहेंगे वो अलग से इसका प्रावधान किया जाए। मेरा ये मानना है, इस सम्मेलन में ये कहता हूँ कि जब तक जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं वो हिंदुओं के गांवों के बाहर में रहेंगे और जब तक उनका जो लाइवलीहुड है यानी कि उनकी जो जीवन यापन की बात है वो हिंदुओं के साथ कंपेयर में रहेगी, तो वो हमेशा ही अछूत बने रहेंगे, हमेशा ही उनका दमन किया जाता रहेगा, हमेशा ही उनके साथ जो है मारपीट होती रहेगी और वो अपने जीवन का कोई सुख नहीं उठा सकेंगे। तो जो शेड्यूल कास्ट है उनको इस दमनकारी और इस मारपीट वाली जो सिस्टम है हिंदुओं का, उससे बचाने के लिए ये है कि स्वराज दिया जाए, हिंदू राज नहीं। मतलब हिंदू राज में तो अछूतों की कोई स्थिति नहीं रहेगी, वही गांव के बाहर पड़े हुए हैं, उनकी गांव के बाहर बस्तियां हैं और वो पूरी तरह से अपनी आमदनी पर, अपनी रोजी रोटी पर हिंदुओं पर ही निर्भर हैं और हिंदू ही इस बात का फ़ायदा उठाकर उनका दमन करते हैं। तीसरा पॉइंट ये है इसी के अंदर, सेपरेट सेटलमेंट के अंदर, कि शेड्यूल कास्ट को जो है पूरी तरह से अपना जो है मैनहुड, मतलब एक व्यक्ति के रूप में वो आर्थिक रूप से निर्भर बने या सामाजिक सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए, इसके लिए जो छुआछूत को पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये जो सम्मेलन है लंबा रहा और जो है इसमें जो क्रांतिकारी परिवर्तन की कोशिश की गई कि जो गांव का सिस्टम है भारत के, जब तक गांव का सिस्टम बना रहेगा जो सदियों से चला आ रहा है, तब तक हिंदुओं के हाथों दमन होता रहेगा अछूतों का। इसलिए ज़रूरत ये है कि संविधान में ही ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि गवर्नमेंट जो है अछूतों के लिए जो है अलग से इंतज़ाम करे,
रहने का, सेटलमेंट का मतलब है अलग से इंतजाम रहने का करना। द कॉन्स्टिट्यूशन शुड प्रोवाइड द ट्रांसफर ऑफ शेड्यूल कास्ट, संविधान में ही ये प्रावधान होना चाहिए कि जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए जहां वो अभी रहते हैं उससे अलग गांव बसाए जाएं, और ये गांव हिंदुओं के गांव से अलग होने चाहिए, दूर होने चाहिए। और ये जो सेटलमेंट है इसका प्रावधान जो है भारत की संविधान में करना चाहिए, और इसका नाम होना चाहिए सेटलमेंट कमीशन। मतलब दोबारा से जो बसाने की बात है उस पर सेटलमेंट कमीशन उसका नाम होना चाहिए। जितनी भी भारत में सरकारी ज़मीन है जो कि खेती योग्य है और जिस पर कि जो है किसी का कब्जा नहीं है, मतलब किसान उस पर खेती नहीं कर रहे हैं, काफ़ी ज़मीन सरकार के कब्जे में होती है, काफ़ी ज़मीन खाली रहती है, उस ज़मीन को जो है शेड्यूल कास्ट को दे दिया जाए। और चौथा प्रावधान ये है कि जो कमीशन है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए, जिसमें कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो भी जो है इस स्कीम का हिस्सा बने। मतलब जिनके पास पहले से ज़मीन है लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाए उसके, और उसको भी शेड्यूल कास्ट को इसमें हिस्सा दिया जाए। द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ग्रांट टू द सेटलमेंट, अब केंद्र सरकार को ग्रांट का प्रावधान करना है संविधान के अंदर ही कि ऐसी बस्तियां बसाई जाएं, और इसके लिए कम से कम 5 करोड़ रुपए तो जो है इस बिहाफ पर रखे जाएं। तो चौथा चैप्टर आ गया। तो आपने देखा कि जो तीसरा चैप्टर था वो अछूतों की राजनीतिक मांगों के बारे में था, और राजनीतिक मांगे यही थी कि संविधान में ही उनको ऐसे दिया जाए कि जब तक वो हिंदुओं की गांव के बाहर रहेंगे और उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से हिंदुओं पर निर्भर रहेगी, कभी उनके साथ मारपीट या कभी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव या दमनकारी बर्ताव बंद नहीं होगा। इसलिए अछूतों की अलग बस्तियां बसाई जाएं, उनके अलग गांव बसाए जाएं, जो सरकारी ज़मीन है खेती योग्य है उस पर किसी का कब्जा नहीं है वो अछूतों को दी जा सकती है उनके गाँव के लिए, ताकि वो जो है खेती बाड़ी कर सकें और अपना अलग जीवन यापन कर सकें, सम्मान का जीवन जी सकें। उसके अलावा जो है नौकरियों में उनको आरक्षण की आवश्यकता है, मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब जैसे 10वीं पास है तो सबके लिए 10वीं पास की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। संविधान में ये प्रावधान करना है कि प्राइमरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों के लिए अछूतों के लिए अलग से ग्रांट्स रखी जाएं। 5 करोड़ रुपए कम से कम ऐसे रखे जाएं जो है अछूतों के लिए अलग से गांव बसाने के काम आए। इसके अलावा जो लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया जाए, जो प्राइवेट ओनर्स हैं लैंड के उनको भी जो है उसमें भी अछूतों को हिस्सा दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि भारत की आज़ादी के बाद ये जो प्रावधान है इनमें से एक तो ज़रूर काम किया था जिसे कहते हैं जो लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जिनके पास बेहिसाब ज़मीनें थी उनकी मैक्सिमम ज़मीन को लिमिट किया गया था कि आप इतने से ज़्यादा ज़मीन के मालिक नहीं हो सकते, और उस ज़मीन को भारत सरकार ने अपने कब्जे में लिया था। और कुछ जो है लोगों को उस ज़मीन का आवंटन हुआ भी था। अब अछूतों को शेड्यूल कास्ट को कितना मिला ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो है ये लैंड एक्विजिशन ज़रूर हुआ था। चौथा चैप्टर है हिंदुओं का विरोध, हिंदू अपोजिशन। हिंदू क्यों इस बात का विरोध करते हैं? सबसे पहले हमें यह समझना है कि हिंदुओं की जो द डिमांड सेट फॉर दोज रेजोल्यूशन इनटू 3 कैटेगरीज, ये जो हमने प्रस्ताव पास किया था, ये रेजोल्यूशन पास किया था, इसकी जो मांगे थी वो 3 तरह की थी, राजनीतिक, एजुकेशनल और इकोनॉमिक, आर्थिक। या राजनीतिक मांगे थी, शैक्षणिक मांगे थी, आर्थिक और सामाजिक मांगे थी। ये जो मांगे थी ये पॉलिटिकल मांगे जी थी, ये केवल जो है अछूतों का संरक्षण करने के लिए, उनके हितों का सेफ गार्ड, उनके हितों की सुरक्षा के लिए थी। तो लेजिस्लेटर में रिप्रेजेंटेटिव जो है हिंदू भी होंगे और अनटचेबल भी होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जो विधायिका है उसमें केवल हिंदुओं का रिप्रेजेंटेटिव हो और अछूतों का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो इसमें जो है दोनों का रिप्रेजेंटेटिव होना ही। जो कार्यपालिका है यानी एग्जीक्यूटिव, यानी जो नौकरियां वगैरह होती हैं, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें जो है विधायिका के अलावा हिंदू होंगे, और हिंदू भी रिस्पॉन्सिबल हैं और अछूत भी उसमें होने चाहिए। मतलब हिंदुओं को तो हम किसी चीज़ से नहीं निकाल रहे हैं ना, न्यायपालिका का विधायिका का भी हिस्सा वो होंगे, कार्यपालिका का भी वे हिस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ अछूतों के लिए तो चीज़ मांग रहे हैं। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव शैल नॉट बी मियरली एफिशिएंट, शेड कंटेन सफिशिएंट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अछूतों को उनकी संख्या के हिसाब से इन तीनों महत्वपूर्ण पोस्टों पे जो है
जगह दी जाए ताकि उनका विश्वास जीता जा सके। ये जो राजनीतिक डिमांड है अछूतों की, इसके बारे में हिंदुओं ने जो है कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद खड़ा कर दिया, हंगामा खड़ा कर दिया। गांधी जो कि अछूतों के दोस्त बनते हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा जब तक कि जो है इन डिमांड्स को जो है न्याय नहीं दिया जाता। मतलब वो कह रहे थे कि मैं न्याय दिलवा रहा हूँ, और जो है हिंदू और कांग्रेस की तरफ से जो है वो इस अनशन पे बैठ गए। तो स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इट एज फॉलोज। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स कैसी होनी चाहिए? सबसे पहले तो जो कंस्टिट्यूएंसी है वो प्योरली टेरिटोरियल होनी चाहिए। मतलब जो कंस्टिट्यूएंसीज होंगी जहाँ पर जो लोग खड़े होंगे, जो उसमें से जो चुनकर लोग आएंगे वो वहीं से होने चाहिए। एग्जीक्यूटिव टू बी ड्रॉन स्लोली फॉर द मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव जो है, जो कार्यपालिका है, वो लेजिस्लेटिव मतलब जो विधायिका में चुन के आएंगे उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक सर्विस जो है वो अच्छे से एफिशिएंटली काम करें, इसके लिए एफिशिएंटली जो है उसमें हिस्सा होना चाहिए। जो हिंदू हैं कांग्रेस के, उनकी अपनी ही स्कीम चलती रहती है। उनकी जो नेशनल स्कीम है, उन्होंने कहा है कि अछूतों के लिए हम जो भी डिमांड कर रहे हैं, जो भी योजनाएं हमारी अछूतों के लिए हैं, वो सांप्रदायिक हैं। उन्होंने ये दिखाया कि उनकी ये जो बात है इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बुरा नाम देने की कोशिश की। मतलब जो अछूतों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा साहब डिमांड कर रहे थे, जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो 1935 का SC/ST एक्ट पास किया गया था, उसमें जो जो डिमांड्स की गई थी कि एजुकेशन दी जानी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, लेजिस्लेटिव में अलग से सेटलमेंट होने चाहिए, उस सबका विरोध जो है गांधी जी करते हैं और कहते हैं कि मैं न्याय के लिए बैठा हूँ। आमरण अनशन करने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि जो बाबा साहब कर रहे हैं वो सांप्रदायिक चीज़ है। इस तरह की जो टैक्टिक्स हैं, ये जानबूझकर जो है हमारी मांगों को कमज़ोर करने के लिए है। जो राष्ट्रीय स्कीम इनकी है, इसमें दो अड़चनें हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य तो सेम है, और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो इनकी स्कीम है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मतलब ये चाहते हैं कि अछूतों के लिए कोई भी सेफ गार्ड न किया जाए, लेकिन हम यही चाहते हैं कि उनका सेफ गार्ड होना चाहिए। द सो कॉल्ड नेशनल स्कीम इंसिस्ट अपॉन द टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी एज बी प्रॉपर एंड सफिशिएंट फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिप्रेजेंटेटिव लेजिस्लेचर इन इंडिया। इनकी जो नेशनल स्कीम है, ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल काफ़ी है, सिर्फ लेजिस्लेटिव टेरिटोरियल के आधार पर कंस्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट खड़े हो सकते हैं। जो मैं कह रहा हूँ उसको ये कम्युनल, सांप्रदायिक का नाम दे रहे हैं, और इस तरह से ये चालाकी कर रहे हैं। जो नेशनल स्कीम है हिंदुओं की, वो पश्चिमी लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये कह के, यानी वेस्टर्न सोसाइटी को भी गुमराह कर रहे हैं कह के कि मैं कोई सांप्रदायिक योजना चला रहा हूँ, जबकि ये ऐसा नहीं है। मेरी योजना कोई सांप्रदायिक नहीं है, वो सिर्फ भारत के दबे कुचले इन जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनके हितों की रक्षा के लिए है। इट एज्यूम्स दैट द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इन कंस्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी एट होल। ये जो कह रहे हैं कि हर कंस्टिट्यूएंसी में जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं वो फैसला करेंगे, इसमें ये समस्या है कि ये मान लेते हैं कि कंस्टिट्यूएंसी जो भी है उसमें जितने भी लोग मेजॉरिटी में हैं वो सही फैसला करेंगे, और उनका जो फैसला है वो उस कंस्टिट्यूएंसी का सारे लोगों के हित में होगा। ये जो है ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो है किस तरह से एक कंस्टिट्यूएंसी में होती है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि किसी कंस्टिट्यूएंसी में जो है अनटचेबल्स की संख्या कम है और उस कंस्टिट्यूएंसी में हिंदूज़ की संख्या ज़्यादा है, तो हिंदूज़ तो उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में इस तरह से अपने बंदे को वोट दे देंगे, और हिंदुओं को सिर्फ अपने उससे मतलब है कि हमारा हित होना चाहिए। उनकी जो इच्छा है, उनकी जो ज़रूरत है, वो अनटचेबल्स से तो बिल्कुल मैच नहीं करती, और उनको कभी भी
कभी भी गिल्ट फीलिंग नहीं होती, कभी भी आत्मग्लानि का अनुभव नहीं होता कि वो कितना अन्याय करते हैं, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी, असमानता की बात करते हैं। तो इसलिए जो वोटरों की गिनती है वो इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि जो डोमिनेंट लोग हैं, जो हमेशा डोमिनेट करते आए हैं, वो उनका जो मत है, उनका जो विचार है, उनका जो वोट है, उसको सबका वोट मान लिया जाए, सबका हित मान लिया जाए। यहाँ पर वो इस बात पर आ रहे हैं सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। आगे देखिए, ये मान लेना बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है कि लोगों के कुछ सेक्शन की जो मर्जी है वो सभी सेक्शंस की मर्जी है, और वन सेक्शन लार्ज और स्मॉल कैनॉट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द अनदर। एक समूह चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो दूसरे समूह की इच्छा का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, मतलब प्रतिनिधि नहीं हो सकता। हिंदू कभी इस बात के प्रतिनिधि नहीं हो सकते कि अछूत क्या चाहते हैं। अछूतों का प्रतिनिधि तो अछूत ही होगा ना। तो इस तरह से जिसके वोट ज़्यादा हैं हमेशा उसकी चलेगी, ये तो बात सही नहीं है। द विल ऑफ द मेजॉरिटी इज़ द विल ऑफ द मेजॉरिटी एंड नथिंग मोर। जो इच्छा है, जो समूह ज़्यादा है, मेजॉरिटी की इच्छा केवल मेजॉरिटी की इच्छा है। कोई भी ऐसा तर्क नहीं है जिससे आप कह सकें कि मेजॉरिटी की इच्छा जो है समूह के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है, या जो माइनॉरिटी है उसकी भी इच्छा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बातें हैं, ये तीन तरह से जो है ये जो ड्यूटीज़ हैं, मतलब जो कर्तव्य हैं, उनका हिंदुओं की लॉयल्टी कैसे काम करती है, हिंदुओं की ड्यूटी कैसे काम करती है। भारत में ऐसे काम करते हैं कि पहला कर्तव्य एक व्यक्ति का कहता है कि वो मेरी तरफ है, दूसरा कर्तव्य वो कहता है कि मेरा कर्तव्य मेरी कम्युनिटी की तरफ है और जो मेरी क्लास के प्रति है, और जो तीसरा कर्तव्य जो है वो आता है, वो बचा खुचा वो जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो ऐसे लोग हैं जो ना उसकी जात के हैं ना उसकी क्लास के हैं, वो तो बेचारे रह ही जाते हैं। उनकी तो खाल की कोई फिक्र ही नहीं करता कि उनके शरीर पर कपड़ा भी है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कहावत भी है कि जो चमड़ा होता है वो शर्ट से ज़्यादा नज़दीक होता है। तो जो अछूत हैं वो तो शर्ट भी नहीं है हिंदुओं के लिए, तो हिंदुओं को उनकी बिल्कुल परवाह नहीं रहेगी। तो जो हिंदू हैं इसलिए वो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिसके मेजॉरिटी वोट हों वो अपना चुनाव कर लेगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमेशा ऐसा होगा कि जो हिंदू है हमेशा से ही मेजॉरिटी में है, और माइनॉरिटी अछूत वोट जो हैं वो देखते रह जाएंगे, और हर बार जो है मेजॉरिटी हिंदू ही जीतता चला जाएगा। और मेजॉरिटी हिंदू अपना सामाजिक सिस्टम, अपना वही सामाजिक ढांचा बनाए रखेगा जिससे कि जो है कंटेम्प्ट, मुझे घृणा है, और क्योंकि मुझे इसलिए घृणा है क्योंकि वो अछूतों को घृणा का पात्र बनाते हैं। इट नीड्स नो प्रॉफिट, कोई मसीहा की ज़रूरत नहीं है ये बताते हुए कि हिंदुओं का सामाजिक जो एटीट्यूड है वो कैसा रहेगा वोट डालते समय। कोई भी जातिवादी हिंदू कभी भी किसी भी शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को वोट देगा ही नहीं, क्योंकि वो उसे इस लायक ही नहीं समझता कि वो विधायिका में बैठ सके। अछूतों को हिंदू इस लायक ही नहीं समझते कि ये कुर्सियों पर बैठने लायक हैं। इसलिए हिंदू कैंडिडेट जो है कभी भी अनटचेबल कैंडिडेट को वोट ही नहीं डालेगा। और अगर जॉइंट इलेक्ट्रोड्स रहे तो ऐसा भी होगा कि अगर ये कहा जाए कि अगर सीटें आरक्षित कर दी गई कि इस बार जैसे अनटचेबल व्यक्ति खड़ा हो सकता है वोट में, तो भी हिंदू बड़ी चालाकी से उस अनटचेबल कैंडिडेट को या खरीद लेंगे या डरा देंगे या धमका देंगे, और जो है अपनी मर्जी का बंदा, चाहे वो अनटचेबल ही क्यों ना हो, उसको खड़ा रखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जो है ये जो वीकनेस है अछूतों की, इसको हमें समझना ज़रूरी है कि हिंदुओं के लिए जैसे वो अपने देवताओं के लिए भुना हुआ मांस चढ़ाते थे, ऐसे ही जो है अछूत हैं, जिसको अछूतों का हित को वो दरकिनार कर देंगे अगर अछूतों के लिए फिक्स भी हो गया तो। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी जो है वो हिंदुओं के हितकारी में है, और इससे वो सिर्फ लूटेंगे राजनीतिक ताकत को, और अछूतों को इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। और इसे वो सांप्रदायिक कहकर जो है इस बात को टालना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। और इनकी जो ये राजनीतिक स्कीम है, जो राष्ट्रीय स्कीम है, ये एक तरफा है, एक साइडेड है, और ये बिल्कुल सांप्रदायिक नहीं है। जो मैं डिमांड कर रहा हूँ वो सांप्रदायिक नहीं है। अब आ गए हम जिस बात पर चर्चा हो रही थी, ये चैप्टर 5वां है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स वर्सेस
सेपरेट इलेक्ट्रोड्स, यानी कि एक साथ दोनों जने वोट डालें या अलग अलग इलेक्ट्रोड्स होना चाहिए। हिंदू हमेशा से संघर्ष करते आए हैं कि टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी बने, और भारत में जो है यही हमेशा डिस्कशन में रहता है। जब भी मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो वो कहते हैं कि ये तो सांप्रदायिकता फैला रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदू जो हैं वो कोई भी मामूली से मामूली बहस में भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहते। मेरी हर बात का खंडन वो मुझे सांप्रदायिक करार करके दे देते हैं, जो भी मैं अछूतों के लिए डिमांड करता हूँ। अछूतों के लिए डिमांड और उनका रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़रूरी है। सेपरेट इलेक्ट्रोड्स की मैं डिमांड करता हूँ। सेपरेट इलेक्ट्रोड का ये मतलब हुआ कि जब अछूत वोट डालेंगे तो वो अछूतों का रिप्रेजेंटेटिव अछूत ही होगा। हिंदुओं को इस बात पर मानना ही होगा कि जो अछूतों के लिए सीट रिजर्व है उसमें वोट भी केवल अछूत डालेंगे। तो यही वो पहले कह रहे थे कि अगर अछूत कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व की कि इस बार इस सीट से अछूत खड़ा होगा, तो अगर बाकी के हिंदू मेजॉरिटी वोट डालने लगेंगे तो वो अपने मन पसंदीदा अछूत को, शेड्यूल कास्ट वाले को डरा के, धमका के या उसको लालच दे के अपने मर्जी वाला बंदे को बिठाएंगे। तो ये चाहते हैं कि अछूतों की जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हमेशा से विधायिका में इस तरह से जाए जो मिक्स्ड इलेक्ट्रोड कंस्टिट्यूएंसी हो, यानी कि जहां पर हिंदू भी वोट डाल सकें और अछूत भी वोट डाल सकें। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं, दूसरे शब्दों में ये एक विवाद का विषय है। ये कहते हैं कि सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि मैं इस विवाद का हल कर सकता हूं, क्योंकि मैंने सारे प्रोज एंड कॉन्स सोच लिए हैं। इनकी जो ऑब्जेक्शन है वो बिल्कुल बेकार है। ये कहते हैं कि ये मैं जो है देश के टुकड़े करना चाहता हूँ, फ्रेगमेंट करना चाहता हूँ, और जो है ये इस बात का विरोध करते हैं कि कभी भी सेपरेट इलेक्ट्रोड्स नहीं होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि जो अछूत हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो प्रतिनिधित्व है विधायिका में, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे उनको इनकार नहीं किया जा सकता। अछूतों के वोट पड़ेंगे और अछूत ही कैंडिडेट होंगे। उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट देना है। ये एक सही तरीका है, क्योंकि जब तक सही प्रतिनिधित्व की गारंटी नहीं होगी अछूतों का भला नहीं होगा। सही प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता जॉइंट इलेक्टोरेट में, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि डरा कर, धमका कर, लालच देकर वो अपनी मर्जी के कैंडिडेट को, अपनी मर्जी के शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को खड़ा करके और उसे ही जितवा देंगे, और उससे कोई अछूतों के हित का काम करने नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट ही एकमात्र समाधान है, यही लॉजिकल है, और इसके लिए मैं जो है पूरा का पूरा सिस्टम इसका देने के लिए तैयार हूँ, लॉजिक देने के लिए तैयार हूँ। हिंदुओं की मुख्य आपत्ति ये है कि अगर अनटचेबल्स को सीटें मिल गई तो उनका क्या होगा, क्योंकि वो ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स जानबूझकर लेना चाहते हैं ताकि हमेशा के लिए उनका सत्ता पर कब्जा रहे। अब मैं एग्जांपल देता हूं मद्रास प्रेसिडेंसी का। मद्रास प्रेसिडेंसी में देखिए उन्होंने चार्ट बनाकर ये जो है एग्जांपल दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्होंने 7 सीटों का ब्यौरा दिया, तो उन्हें पता चला कि हिंदुओं का और अछूतों का जो रेशो है वो 16:1 था, कहीं पर 49:1 था, कहीं पर 24:1 था। यानी कि 16 हिंदुओं के वोट थे तो 1 वोट अछूतों का था, 49 हिंदुओं के वोट थे तो 1 वोट अछूतों का था। तो अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि ये बात प्रकाश डालने योग्य है, मद्रास प्रेसिडेंसी में जो आता है स्पष्ट तौर पर मेरे पास डाटा है कि अगर मद्रास कंस्टिट्यूएंसी के 7 इलेक्टोरेट्स में जो है इंडिपेंडेंट फाइट होगी, यानी कि अगर ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स होगा तो कभी भी संभावना नहीं है कि अछूतों का कोई सच्चा प्रतिनिधि विधायिका पहुंच सके, क्योंकि अगर अछूतों का सच्चा प्रतिनिधि होगा तो अछूत ही वोटर होने चाहिए। अगर हिंदू वोटर रहेंगे तो अगर आप उस सीट को रिजर्व भी कर देंगे कि इस वर्ष ये सीट जो है अछूत कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, तो हिंदू हमेशा उसे डरा कर, धमका कर, लालच देकर जो है अपनी मर्जी का कैंडिडेट विधायिका में पहुंचाएंगे। ये कोई सांप्रदायिक स्कीम नहीं है, मैं सांप्रदायिक नहीं हूँ, ये एक राष्ट्र निर्माण की स्कीम है, और हिंदू हमेशा अछूतों से या शेड्यूल कास्ट से ही लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्हें सत्ता पर एकमात्र कंट्रोल चाहिए, अनडिवाइडेड कंट्रोल चाहिए राष्ट्रीय सत्ता पर। और जो है
इसमें जो ज्वाइंट इलेक्ट्रोड्स में सिर्फ अछूतों का नुकसान होगा। हिंदू हमेशा जो है अछूतों का ही विरोध करते हैं और उनकी जो राष्ट्रीय स्कीम है वो सांप्रदायिक हो सकती है, मेरी बात सांप्रदायिक नहीं है। अब चैप्टर आ जाता है छठा, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका। कार्यपालिका के बारे में भी कहते हैं कि हिंदू एक बार बहस करते हैं कि दो तरह की एग्जीक्यूटिव होती है। मेजॉरिटी जो है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और दूसरा है कि काबिल लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं पहले बात करता हूँ सेकंड आर्ग्यूमेंट पे। ये आर्ग्यूमेंट तो बहुत अच्छी लगती है सुनने में कि ये बहुत ज़रूरी है कि काबिल लोगों का जो है रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए कार्यपालिका में, काबिल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं प्रोफेसर डाइसी की एक बात कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर डाइसी ने कहा था कि संविधान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि हमेशा बुद्धि में सबसे ज़्यादा तेज लोगों को विधायिका में या कार्यपालिका में बिठाया जाए। संविधान का आइडिया ये होता है, ये एक कोशिश होती है कि जितना हो सके लोगों का रिप्रेजेंटेशन बने। मतलब जिसका बुद्धि सबसे तेज है, जो सबसे इंटेलिजेंट है, जिसने सबसे ज़्यादा शिक्षा पाई है, केवल उसी को वो मौका मिले और बाकी जो साधारण मासेस हैं उनको मौका ना मिले अपना प्रतिनिधि बिठाने का, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो कॉम्पिटेंसी, ये जो कह रहे हैं कि उस व्यक्ति की कॉम्पिटेंट का मतलब हिंदी में आप जानते ही होंगे कि कौन कितना काबिल है। तो ये कह रहे हैं कि काबिलियत की बात है, तो कोई ये कह ही नहीं सकता कि जो अछूत हैं वो काबिल नहीं हैं। जाहिर तौर पर अछूत अपने लोगों में से जिसको भी चुनेंगे वो काबिल ही होगा, कम से कम अछूतों के लेवल के लिए वो काबिल होगा। तो ये जो है हिंदू कभी भी ऐसी शर्तें मुसलमानों के विरुद्ध नहीं लगाते, ना ही हिंदू ऐसी शर्तें सिखों के लिए लगाते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इसकी आती है, जहाँ तक बात शेड्यूल कास्ट की आती है, उन्हें हमेशा कॉम्पिटेंसी याद आ जाती है, उन्हें हमेशा काबिलियत याद आ जाती है। एक पॉलिटिकल कैटेगरी के तौर पर नो फिक्स्ड मेजॉरिटी और नो फिक्स्ड माइनॉरिटी, कहीं पर भी पूरी दुनिया में एक राजनीतिक समूह के तौर पर कोई भी ना तो फिक्स माइनॉरिटी होता है ना फिक्स मेजॉरिटी होता है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं। आज जो सरकार माइनॉरिटी में है, कल को वो मेजॉरिटी में आके सरकार बना सकती है। तो ये जो डिफरेंस है हिंदू और अछूतों में, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। और जो है ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी है ये हमेशा फिक्स रहेगी। मतलब सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारों में रिप्रेजेंटेशन जो लोगों का वो बदलता रहेगा। जो आज माइनॉरिटी में है कल मेजॉरिटी में जा सकता है। लेकिन हिंदुओं में अछूत तो हमेशा माइनॉरिटी में ही रहेंगे। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का डिवाइड केवल इतना है कि हिंदुओं का जो फंडामेंटल बेसिक ये रहा है, विरोध रहा है अछूतों से। इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हिंदू जो है अपना रिश्ता अछूतों से हमेशा ऐसा ही बनाए रखना चाहते हैं जैसा कि है, मतलब कि वो हमेशा उनको डोमिनेट करना चाहते हैं। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हिंदू मेजॉरिटी में है और अछूत जो है वो माइनॉरिटी में है। और ये एक परमानेंट और फिक्स्ड कम्युनिटी है भारत में। और ये जो कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, क्योंकि हिंदू दमनकारी हैं और जो हैं अछूतों का दमन हो रहा है। और ऐसा कहना कि कौन माइनॉरिटी में है कौन मेजॉरिटी में है जो है जर्मन और फ्रेंच लोगों के हिसाब से सही नहीं है। भारत की बात अलग है। भारत में एक कम्युनिटी हमेशा मेजॉरिटी में रहेगी, सवर्ण कम्युनिटी मेजॉरिटी में रहेगी और अछूत जो हैं माइनॉरिटी में रहेंगे। अलग अलग गाँवों की बात हो रही है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज़ की बात हो रही है। कुल मिला के उस समय 60 लाख जो है अछूत थे। चैप्टर 7वां आ जाता है पब्लिक सर्विसेज, यानी कि सेवाओं में जो सरकारी सेवाएं हैं उनकी बात हो रही है। अछूतों की ये डिमांड है कि उनका सरकारी सेवाओं में भी रिजर्वेशन होना चाहिए और मिनिमम क्वालिफिकेशन का रूल होना चाहिए। देखिए आज भी भारत में मिनिमम क्वालिफिकेशन का रूल है। मिनिमम क्वालिफिकेशन का रूल क्या कहता है, इस बात में तो कोई संदेह नहीं कि ज़रूरी क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए और क्षमता के हिसाब से। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्या मतलब है? मिनिमम क्वालिफिकेशन का यही मतलब है कि कम से कम वो इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। कभी भी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो कास्ट हिंदू हैं यानी कि जातिवादी सवर्ण हिंदू हैं, इनके पास तो बहुत मौके हैं पढ़ने के लिए। तो हमेशा अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन पर सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी तो मैक्सिमम क्वालिफिकेशन तो जातिवादी हिंदू की होगी और मिनिमम
क्वालिफिकेशन जो है वो नॉर्मली सबने की होगी। मतलब जो मान लीजिए किसी ने एमए किया हुआ है, तो जो सवर्ण हिंदू ने एमए किया हुआ है, अगर नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन एमए रखी जाएगी, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, तो जो लोग 10वीं के लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं वो तो सारे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन का मतलब है कि हम ये देखेंगे कि 10वीं के लेवल पे कितने कैंडिडेट्स आए हैं और उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या रिजल्ट रहा। आपकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो है बाबा साहब ने रखवाया। द क्वेश्चन इज नॉट वेदर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम ऑफ द एग्जामिनेशन प्रॉपर मेथड ऑफ गेटिंग एफिशिएंट पब्लिक सर्विसेज। सवाल ये नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षाएं क्या सरकारी सेवाओं में चयन का एक सही तरीका है, क्योंकि जो कास्ट और क्रीड है उसके हिसाब से सरकारी सेवाओं में अछूतों के लिए कदम जमाना आसान नहीं है। पिछली एपिसोड में आपने देखा था कि सरकारी सेवा एक व्यक्ति को पटवारी की मिल गई थी, लेकिन लोगों ने उसे कुर्सी पर बैठने नहीं दिया और 15 दिन के अंदर उसे गांव के पटवारी के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। इतना ज़्यादा भेदभाव था। तो सरकारी सेवाएं मिलने के बाद भी ये स्थिति है। हायर एजुकेशन, भारत में जो उच्च शिक्षा है वो एकाधिकार है हिंदुओं का, ऊंची जाति के हिंदुओं का। तो इस हिसाब से अछूतों को कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इस वजह से वो हमेशा जो है गरीबी के स्तर पर बने रहेंगे जहां तक ऊंची शिक्षा की बात है। इसलिए मिनिमम एजुकेशन की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हिंदू कभी भी जो है दान नहीं करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक लोग होते हैं। उनको जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में एंट्री तो ज़रूर चाहिए, लेकिन इस तरह से अगर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया डाला गया तो वो फ्रॉड होगा अछूतों के विरुद्ध। और ये फ्रॉड हिंदू करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हिंदू को भी ना तो तर्क से काम लेते हैं और ना ही जो है उनमें कोई न्यायिक चरित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हर हाल में प्रस्ताव रेजोल्यूशन पास होना चाहिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, कम से कम योग्यता का आधार होना चाहिए सरकारी सेवाओं में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए। इससे ये नहीं है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर नहीं होगी तो हमेशा नौकरी उसको मिलेगी जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है और लंबे समय तक पढ़ाई की है। ये जो है क्षमता का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कि एकाधिकार ना हो जाए सरकारी नौकरियों पर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मिनिमम क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है सरकारी सेवाओं में वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि अछूत जो हैं इस सरकार से वंचित ही रह जाएं, सरकार में हिस्सा लेने से वंचित ही रह जाएं, क्योंकि जब सेल्फ गवर्नमेंट होती है वही गुड गवर्नमेंट होती है। मतलब जब आप खुद सरकार होते हैं तभी आप अच्छी सरकार होते हैं। यानी कि अछूतों का रिप्रेजेंटेशन हर फील्ड में होना चाहिए, पुलिस में, जुडिशरी में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, हर जगह पे उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया इसके लिए मैंडेटरी है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया कम्युनल नहीं है, इसे बार बार सांप्रदायिक कह के खारिज किया जाता है, जबकि मेरी कोई भी मांग सांप्रदायिक नहीं है। सही तरह से सरकार चलाने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन बहुत ज़रूरी है और ये मैं इंश्योर करूँगा कि ऐसा हो। और आप जानते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ही है, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, यूपीएससी हो, हमेशा मिनिमम क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहता है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का नहीं। ये क्राइटेरिया नहीं रहता कि जिसने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है, किसी ने पीएचडी एमफिल की है, वही इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकता है। क्राइटेरिया ये रहता है कि कम से कम इस लेवल की पढ़ाई होनी चाहिए, वो सब इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठ सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम तय करता है कि किसको वो नौकरी मिलेगी। सेपरेट सेटलमेंट्स, ये चैप्टर 8वां है, सेपरेट सेटलमेंट्स। ये इन्होंने पहले भी बताया था, उसी का रेपिटेशन है पर थोड़ा और विस्तार से बताया गया है कि ये जो है हिंदुओं के लिए, हिंदू जो है कभी भी चैन से नहीं रहने देंगे जब तक कि अछूत जो है उनके गांव के बाहर अलग अलग कॉलोनियों में नहीं रहते। हमेशा वो गरीबी में रहेंगे, हमेशा उनकी निंदा होती रहेगी, हिंदू उनसे मारपीट करते रहेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते रहेंगे और मानव जीवन के सबसे निचले स्तर पर वो रह रहे हैं। अछूतों का जो ये जीवन है वो नरक के समान है, क्योंकि उनके साथ इतना अन्याय होता है, उनका इतना अपमान होता है। इसलिए ये जो साइलेंट स्ट्रगल है अछूतों का, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए और हिंदुओं के हाथों अछूतों की जो है
इज्जत को खराब नहीं होने दिया जा सकता। हिंदू जो है एक बहुत ही क्लोज निट सोसाइटी में रहते हैं, आपस में मिलकर रहते हैं और अछूतों के साथ वो है दोगला बर्ताव करते हैं। भारत मुख्य तौर पर एक गाँव का देश है और गाँव का सिस्टम ही ऐसा है कि अछूतों के साथ दमन होता रहता है और विलेज का सिस्टम जो है इसको तोड़ना होगा और अछूतों के लिए अलग से गांव बसाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ताकि छुआछूत, भेदभाव और दमनकारी झगड़ों से उन्हें बचाया जा सके। ये अछूतों के बीच और हिंदुओं के बीच के झगड़े की बात नहीं है, ये अछूतों के लिए न्याय की, अछूतों के लिए जो है प्रोटेक्शन की बात है, उनकी सुरक्षा की बात है। और इकोनॉमिक प्रोसेस कैन होल्ड डाउन द रिपोर्ट मेड बाय द बम्बई की सरकार ने 1928 में ये इन्वेस्टिगेशन किया कि वो डिप्रेस्ड क्लासेस के बारे में पता करेंगे। भारत सरकार में 1935 में के बाद से अनटचेबल्स को, अछूतों को डिप्रेस्ड क्लास कहा जाता था। 1935 के बाद इनको शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा। तो 1935 तक जब तक एससी एक्ट पास नहीं हुआ था इनको डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, बाद में इन्हें शेड्यूल कास्ट कहा जाने लगा। तो शेड्यूल कास्ट के जो है दमन जो है हिंदू करते ही रहते हैं। पहली समस्या ये है कि जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं, मतलब जो दकिया नीसू या प्राचीन विचारधारा के हिंदू हैं, वो इन डिप्रेस्ड क्लासेस को हर गांव में छोटे छोटे ग्रुप्स में गांव के बाहर रखते हैं और इनके हितों की रक्षा करने के लिए और इनकी इज्जत की रक्षा करने के लिए कोई नहीं होता और इनके साथ जो है दुर्व्यवहार होता रहता है। अगर ये कभी कोशिश भी करें इस दुर्व्यवहार के पास इस दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज़ उठाने की, तो इनका सोशल बायकॉट कर दिया जाता है और इनके रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और बनिया इन्हें सामान देने से बंद कर देता है। तो इसलिए जो है सेपरेट सेटलमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये जो है मेरी पहली डिमांड है कि अछूतों के अलग गांव बसाए जाएं। हिंदू जो हैं वो अछूतों को इंसान ही नहीं समझते। जैसा कि बाइबल में कहा गया है कि पति पत्नी से जुड़ा हुआ है और ये ईश्वर की इच्छा है, वैसे ही हिंदू समझते हैं कि अछूत हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे और हम उनके साथ मनचाहा बर्ताव कर सकते हैं और हमारा और शेड्यूल कास्ट का तलाक नहीं हो सकता। हर हाल में हिंदू चाहते हैं कि अछूत जो है, शेड्यूल कास्ट जो है, हिंदू ही बने रहें। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि हिंदू चाहेंगे कि अछूत अलग गांव में जाकर बस जाएं, क्योंकि हिंदू सब किसी चीज़ के मालिक हैं। वो इस देश में ज़मीन के मालिक हैं, वो इस देश में व्यापार के मालिक हैं, वो इस देश में सरकार के मालिक हैं। सारे के सारे संसाधन हिंदुओं के द्वारा ही कंट्रोल किए जा रहे हैं। इसलिए अछूतों के अलग गांव बसाना बहुत ज़रूरी है और उन गांवों के लिए उन्हें आर्थिक मदद देना, उनको ज़मीनें आवंटित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अछूतों को तो पानी तक नहीं पीने देते ये सार्वजनिक तालाबों से। इसलिए ये जो बात है ये ऐसा होना चाहिए कि अगले 20 वर्षों के अंदर अछूतों के गांव बसाने का जो सिस्टम है उसे तैयार कर लिया जाए। हाँ, 20 साल बड़ा वक्त है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम अछूतों को जो है, अनटचेबल्स को, शेड्यूल कास्ट को सदियों की गुलामी से मुक्ति मिलेगी। चैप्टर 9वां है कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जाति और संविधान। तो भारतीय समाज का ये चरित्र है कि संवैधानिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है। कास्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदू तो ऐसा ही सोचते हैं। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जो विदेशी हैं उनको हमारे सामाजिक और राजनीतिक विषयों के बारे में पता नहीं है, उनको हमारे धार्मिक विषयों के बारे में कुछ पता नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि कास्ट सिस्टम हिंदुओं का कितना ज़्यादा दमनकारी है, इस तरह से है जो संविधान के ही खिलाफ है, क्योंकि संविधान का तो मतलब ही है कि सभी लोगों के साथ बराबर बर्ताव किया जाएगा। भारत का जो संविधान है वो भारत के सामाजिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध ही बनेगा, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रक्चर जो है वो तो समानता का विरोधी है। तो भारत के संविधान में सबको बराबर हक दिया गया है और वो भारत की सामाजिक ढांचे के विरोध में ही है, क्योंकि भारत का सामाजिक ढांचा तो स्त्रियों को और अछूतों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, इनको बराबर का हक नहीं देता। लेकिन भारत का संविधान भारत के समाज के खिलाफ जाकर जो है इनको हक देता है। तो
हिंदू जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो कॉन्शियस नहीं है, वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और हिंदुओं का जो समाज है वो यूरोपीय समाज से पूरी तरह से भिन्न है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हर जगह पे क्लास होती हैं, हर जगह पे छोटे बड़े लोग होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि क्लास सिस्टम में और कास्ट सिस्टम में बहुत अंतर है। विदेशों में पश्चिमी समाज में क्लास सिस्टम है, यानी कि समाज की श्रेणियां हैं, लेकिन भारत में कास्ट सिस्टम है। श्रेणियां बदली जा सकती हैं मेहनत से। और बहुत लोगों को ये अज्ञानता है कि वो क्लास और कास्ट को एक ही चीज़ समझ लेते हैं। जो कास्ट सिस्टम है वो इस तरह से सड़ा हुआ सिस्टम है कि आप कितनी भी तरक्की कर ले जीवन में अपने गुणों के माध्यम से, आप कभी भी अपनी जाति से पीछा नहीं छुड़ा सकते। आपके साथ सामाजिक भेदभाव होता रहेगा और आपके साथ सामाजिक बहिष्कार भी जारी रहेगा, कोई आपसे मिलेगा ही नहीं। लेकिन विदेशों में जो क्लास सिस्टम है उसे मेहनत से, उसे ज्ञान से बदला जा सकता है। और वहाँ के लोगों ने किसी भी क्लास में रहने वाले लोगों का बहिष्कार नहीं किया हुआ। वहाँ पर सोशल इंटरकोर्स आसानी से हो जाता है। इसलिए जानबूझकर जो लोग क्लास और कास्ट को मिक्स करते हैं वो गलत करते हैं। भारत का कास्ट सिस्टम दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है दमनकारी सिस्टम है, ये चेंज नहीं होता। बात ये है, कभी भी कोई नीची जाति का व्यक्ति अपने दम पर अपनी मेहनत से ऊंची जाति में नहीं जा सकता, और ना ही उसको इस बात के लिए सामाजिक जो है न्याय मिलता है। लेकिन अंग्रेज़ों का कास्ट सिस्टम, जो अंग्रेज़ों में क्लास सिस्टम है वो कास्ट सिस्टम जैसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी भी ऊंचाई पर पहुँच सकता है। जैसे पिछली किताबों में एक जगह जिक्र किया था कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके अपनी सामाजिक हैसियत को इतना ऊंचा बना सकता है कि वो इंग्लैंड में किसी लॉर्ड की बेटी से भी शादी कर ले। लेकिन भारत में ये संभव नहीं है। भारत में कास्ट हिंदू ऐसा होने नहीं देते कि आप कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन आप उनके साथ रोटी बेटी का संबंध नहीं बना सकते। तो आगे बताया गया है कि हिंदुओं में एंटागोनिज्म एंड एंटीपैथी है। मतलब हिंदू जानबूझकर जो है इस तरह का समाज बनाए हुए हैं कि वो दूसरे को दमन करें, एंटागोनिज्म हो और उनके खिलाफ ही हो, एंटीपैथी हो, मतलब उनके कोई सहानुभूति ना हो, कोई भी ना हो। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, कोई एविडेंस देना ज़रूरी नहीं है, ये हम अपने चारों तरफ देख ही रहे हैं। एंटागोनिज्म ऐसा है, इतनी खिलाफत है। और अगर हिंदुओं को आज़ादी मिल जाएगी ब्रिटेन से, तो अनटचेबलों को, अछूतों को कौन सा अधिकार मिल जाएगा? अछूत क्यों हिंदुओं पर विश्वास करें? हिंदू तो जो हैं जैसे यूरोप के लिए हिंदू एलियन हैं, वैसे ही अछूतों के लिए हिंदू एलियन हैं। मतलब वो उन्हें अपने आप में मिलने तो देते नहीं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सदियां बीत गई हैं, लेकिन अछूतों के साथ दुर्व्यवहार थमा नहीं है। भारत में यही रीत चली आ रही है। तो हिंदू ये विश्वास करते हैं कि जो उनकी प्रेजुडिसेस हैं, मतलब वो जो अन्याय कर रहे हैं, उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो अछूतों से मिल ही नहीं सकते, और उनके जो एस्पिरेशंस हैं वो अछूतों से अलग हैं। अनटचेबल्स वो चाहते हैं कि जो अछूत हैं वो अपना भाग्य उन पर ही छोड़ दें, मतलब हिंदुओं पर छोड़ दें कि कैसा उनके साथ बर्ताव हो रहा है होने दें। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम हर चीज़ में विरोध करेंगे। हमें उनकी सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये ज़रूरत है कि हमें हमारा अधिकार दिया जाए, और हमारा अधिकार कोई हमें इनकार नहीं कर सकता, ना तो कोई हमारे साथ अन्याय कर सकता है, ना कोई हमारे साथ भेदभाव कर सकता है। अब वक्त आ गया है कि जो है इस चीज़ से पीछा छुड़ाया जाए। हिंदू हमेशा से ही दमनकारी रहेंगे, क्योंकि उनका धर्म ही ऐसा है। हिंदुइज़्म ही दुनिया का ऐसा धर्म है जो इनहेरिटेंटली, मतलब जिसके अंदर ही भेदभाव है, जिसके अंदर ही छुआछूत है, जिसके अंदर ही दूसरों को दमन करना है। अछूतों को केवल यही सुरक्षा मिल सकती है कि उन्हें राजनीतिक अधिकार दिए जाएं, ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके हिंदुओं के दमन से, और ये अधिकार उन्हें संविधान में दिए ही जाना चाहिए। क्या अछूतों का ये अधिकार कुछ मांगना कोई बहुत बड़ी चीज़ है? चैप्टर 10 में है सम क्वेश्चंस टू द हिंदूज एंड देयर फ्रेंड्स। कुछ सवाल हिंदुओं और उनके मित्रों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि अछूत जो हैं वो भारत के ही नागरिक हैं।
क्यों नहीं भारत की राजनीति उन्हें उनके हितों के संरक्षण की गारंटी देती? अछूत और मुसलमानों और सिखों में ये अंतर है कि हिंदू मुसलमानों और सिखों की डिमांड्स तो मानने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं कि वो हेल्पलेस माइनॉरिटी हैं, मतलब लाचार माइनॉरिटी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, मुसलमान और सिख। मुसलमान और सिख इतनी जो है सताई हुई कोई माइनॉरिटी नहीं है, वो बहुत ताकतवर हैं, वो एजुकेशनली अच्छे हैं, वो आर्थिक रूप से अच्छे हैं, उनका सामाजिक स्तर अच्छा है, उनका सामाजिक स्तर तो हिंदुओं के बराबर ही है, सिखों का और मुसलमानों का। और लेकिन जो अछूतों की हालत है वो खराब है। पॉलिटिकल डिमांड जितनी भी होती हैं मुसलमानों और सिखों की, हिंदू उन्हें मानने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, मोर देन ईगर। हिंदुओं को कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी भी डिमांड्स जो है मुसलमान करते रहें, लेकिन अछूतों से उन्हें विशेष घृणा है। और जो है अछूत ही ऐसे हैं जो वाकई में कमज़ोर हैं, लाचार हैं और जिनसे घृणा की जाती है, ऐसी माइनॉरिटी है भारत की। ये अछूत ऐसे हैं जो सबकी दया पर हैं, हिंदुओं की, मुसलमानों की और सिखों की, सब मिलकर उन्हें ऑप्रेस करते हैं। जी हाँ, पंजाब में अछूत सिख भी होते हैं तो सिख उन्हें ऑप्रेस करते हैं, मुसलमानों में भी जो हैं पसमानदा कम्युनिटीज़ होती हैं, नीची जाति के लोग होते हैं, उन्हें ऑप्रेस करते हैं, और हिंदू तो अपने अछूतों को ऑप्रेस करते ही करते हैं। तो यहाँ पर बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान तीनों मिलके जो हैं शेड्यूल कास्ट को ऑप्रेस करते हैं। सबसे ज़्यादा बुरी हालत जिस माइनॉरिटी की है वो अनटचेबल्स हैं, भारत के शेड्यूल कास्ट हैं। मुसलमान और सिखों की स्थिति तो बहुत अच्छी है उनसे। ये जो है ये जो मैं जो भी मांग रहा हूँ ये उनके हितों की रक्षा के लिए है। और जो है मुसलमान सिख जो भी मांगते हैं, हिंदू बहुत ज़्यादा माफ़ कीजिएगा, मुसलमान और सिख जो भी मानते हैं, हिंदू बहुत ईगर रहते हैं उन्हें उनकी मांगे जल्दी से मानने के लिए। हिंदुओं का तो दिल ही बहुत बड़ा हो जाता है उनकी मांगे मानने के लिए। मिस्टर राजगोपालाचारी जो कि राजनेता थे, उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को भुला दिया। उन्होंने भारत में मुस्लिम लीग की जो है हर बात को माना और उन्होंने अपने पुराने दोस्तों को क्या दिया। जब ये कहा गया उनसे कि मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए तब माफ़ कीजिएगा, जब उनसे ये कहा गया कि मुसलमानों को पाकिस्तान चाहिए तो राजगोपालाचारी का क्या रिस्पॉन्स था कि वो उसके लिए भी, उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि अछूत 60 लाख हैं भारत में, उनकी जो डिमांड्स हैं उसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या उन्हें राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, तो उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मुसलमान हैं उनकी मांगे मानने के लिए तैयार रहते हैं, सिखों की मांगे मानने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन भारत की मेजॉरिटी हिंदू अछूतों के साथ उनकी कोई भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं रहते। और ऐसा ही राजगोपालाचारी ने किया। हिंदू जो हैं वो, उनको थैंकफुल होना चाहिए, हिंदुओं को धन्यवाद का पात्र होना चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए अछूतों को कि वो इतना गुस्से में अभी भी नहीं है जितना कि कार्सन ने कहा था। अब कार्सन वाली बात क्या है कि आयरलैंड को इकट्ठा रखने की बात हो रही थी, तो आयरलैंड के जो प्रोटेस्टेंट माइनॉरिटी के बारे में रेडमंड ने कहा। देखिए, आयरलैंड एक देश है जो आपको पता है यूनाइटेड किंगडम के 4 देश आयरलैंड वगैरह मिलके जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो आयरलैंड के में जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी और कैथोलिक क्रिश्चियनिटी वालों में लड़ाई हो रही थी, तो रेडमंड जो कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था और कार्सन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी वालों को। तो कार्सन को और रेडमंड ने कहा कि हम आपकी हर मांग मानने के लिए तैयार हैं, आप आयरलैंड को एक रहने दें, ऐसा बताएं कि हम संविधान में क्या बदलाव करें कि आपके हितों की रक्षा हो। तो कार्सन ने कहा कि मुझे कुछ मतलब नहीं है, भाड़ में जाए तुम्हारे हितों की रक्षा करने वाला प्रावधान, मुझे तुम लोगों के अंडर रहना ही नहीं है। वी डू नॉट वॉन्ट टू बी रूल्ड बाय यू। हिंदुओं को एहसानमंद होना चाहिए, धन्यवाद का पात्र, धन्यवाद देना चाहिए अछूतों को कि अछूत ये कह ही नहीं रहे हैं कि हमें अलग देश चाहिए, अछूत ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें हमारे संविधान की में हमारे हितों की रक्षा के प्रावधान बनाए जाएं। अछूत कार्सन की तरह अगर बोल देते कि कुछ भी हो जाए हमें तुम्हारे
तुम्हारे अंडर रहना ही नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी तो हिंदुओं की ही है। अगर अछूत ये कह दे कि वी डू नॉट वांट टू बी रूल्ड बाय यू, तो इस देश की क्या स्थिति होगी। ये मेरा विचार है कि हिंदुओं को कोई अधिकार ही नहीं है कि वो अछूतों की इन मांगों को मना करें। और जो है ये 3 चीज़ें हैं कि हिंदू क्या चाहते हैं कि सारी ताकत, सारी सत्ता उनके पास रहे और सारे राजनीतिक परिस्थिति ऐसी हो कि वही डिसाइड करें कि न्याय क्या है, और वो जो उनकी ताकत है वो इस तरह से मुट्ठी बंद करके रखना चाहते हैं ताकि न्याय पर भी उनका कब्जा रहे। मतलब न्याय की डेफिनेशन भी हिंदू ही डिसाइड करेंगे, चाहे अछूतों के साथ अन्याय होता रहे। हाँ, अब ये गांधी पर आ गए हैं कि जो है हिंदुओं का जो राजनीतिक सीन है पॉलिटिक्स का, वो कैसा है, क्या उनका चरित्र दिखाता है कि जो हिंदू हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जाके बहुत सारे दोस्त बनाते हैं। उन्होंने इतना चालाक प्रोपेगेंडा बनाया है कि वो अमेरिका में गए हैं, जो लैंड ऑफ लिबर्टी कहा जाता है, मतलब कि स्वतंत्र देश कहा जाता है, लैंड ऑफ फ्री कहा जाता है। उन्होंने अमेरिका में भारत की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल कर लिया और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो है अमेरिका जो है पुरजोर समर्थन करता है भारत की आज़ादी का। लेकिन हिंदुओं ने ये बात अमेरिकी दोस्तों से छुपाई है कि भारत में ही उन्होंने अछूतों को अपना गुलाम बनाया हुआ है एक तरह से, और हिंदुओं ने ये समर्थन ब्रिटेन में भी हासिल कर लिया है। और हिंदू बार बार कहते हैं कि जब ये युद्ध समाप्त होगा तो जो है ये बताएं कि किस तरह से ब्रिटेन जो है इसके बाद ब्रिटेन क्या करने वाला है। गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया 1942 में, और चर्चिल को कहा कि आप हमें इस बात का जवाब दीजिए कि ये जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, हम आपका साथ दे रहे हैं युद्ध में, आप क्या करने वाले हैं। हिंदू तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि आप इस को जीत के बाद क्या करेंगे हमें बताइए, और क्या सामाजिक ढांचा होगा जीतने के बाद। तो एक तूफान सा आ गया, क्योंकि चर्चिल ने रिप्लाई नहीं दिया। चर्चिल ने ये जवाब दिया कि हम ट्रेडिशनल ब्रिटेन बनाएंगे, मतलब जैसा ब्रिटेन है उसको ही बनाएंगे। तो हिंदुओं ने ये प्रश्न किया चर्चिल से कि हमें ये जवाब दीजिए कि आप भारत के बारे में क्या निर्णय लेंगे। तो ब्रिटेन ने हिटलर के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, गांधी ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। ब्रिटिश सरकार का अपना एम्पायर है, वो कह रही है कि युद्ध के बाद हम अपना एम्पायर बनाएंगे, लेकिन हिंदुओं का भी तो अपना एम्पायर है। तो हिंदू कह रहे हैं कि हम आपके गुलाम नहीं रहेंगे, लेकिन वो ये बात नहीं बता रहे कि उनका भी तो कोई गुलाम है, उनका भी तो कोई सर्विट्यूड है। तो तब क्या होगा। चर्चिल को ये पूछना चाहिए कि जो गांधी है वो हिंदुओं के अछूतों के बारे में उनकी क्या राय है। गांधी कहता है कि आज़ादी की लड़ाई है, और ब्रिटेन भी कहता है कि आज़ादी की लड़ाई है। गांधी कहता है कि हमें ब्रिटिश सरकार से आज़ादी चाहिए, ब्रिटेन कहता है कि हमें हिटलर के आतंक से आज़ादी चाहिए। दोनों ही आज़ादी की बात कर रहे हैं, लेकिन ना तो चर्चिल भारत को आज़ाद करने की बात करता है और ना ही गांधी भारत के अछूतों की आज़ादी की बात करते हैं। तो इस तरह से जो है ये चल रहा है। गांधी की जो लड़ाई है वो लड़ाई सत्ता की लड़ाई है, वो लड़ाई स्वतंत्रता की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। इस बात को हिंदू अच्छी तरह से जानते हैं। हिंदुओं में अंदर तक ये बात भरी हुई है कि जो उनका रिलीजन है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सच्चाई ये है कि हिंदुओं का जो रिलीजन है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के खिलाफ है, जो कि डेमोक्रेसी की मूल भावना है। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट है हिंदू रिलीजन, क्योंकि हिंदू रिलीजन पूरी तरह से असमानता पर बेस्ड है, पूरी तरह से दमनकारी और शोषणकारी है। तो इसलिए जो है हिंदू जो है पागल हुए जा रहे हैं 1776 का डिक्लेरेशन पढ़कर। 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था और अमेरिका ने जो है ये डिक्लेरेशन दिया था। तो अमेरिका ने डिक्लेरेशन दिया था कि उन्होंने जो है लोगों की खुशी के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कोशिश की है, और उन्हें अधिकार दिए जाएंगे, और उनका जो स्वतंत्रता है और परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, मतलब वो खुशी की प्राप्ति के लिए उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाएगा। और अमेरिका आज से आज़ाद हुआ, तो अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र पढ़ पढ़ के जो है ये खुशी हुए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका की आज़ादी का घोषणा पत्र बनाने वाले जो रूजवेल्ट हैं, उन्होंने
उन्होंने भी नीग्रोज से माफ़ी मांगी थी कि क्योंकि ये घोषणा पत्र आप पर लागू नहीं होता। माफ़ कीजिएगा, थॉमस जेफरसन ने जो वो घोषणा पत्र दिया था उसमें उन्होंने नीग्रोज से बाद में माफ़ी मांगी, क्योंकि नीग्रोज उस स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं माने गए थे। लेकिन हिंदुओं में तो ऐसी भी शर्म नहीं है, उन्हें वो जेफरसन की तरह कभी भी रिमोर्स यानी पछतावा नहीं करेंगे। तो हुआ क्या, 1776 में अमेरिका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। जी हाँ, पहले ब्रिटेन का ही कब्जा था अमेरिका पर। 1776 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो थॉमस जेफरसन ने जो रेजोल्यूशन पास किया कि हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब आप खुशी से रह सकते हैं, स्वतंत्रता से रह सकते हैं, खुशी पाने की कोशिश कर सकते हैं, आप सब लोग आज़ाद हैं, आप सब लोग बराबर हैं, इस तरह का घोषणा पत्र दिया था। लेकिन उसके कुछ समय बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, क्योंकि उस स्वतंत्रता में नीग्रोज शामिल नहीं थे। तो अब बाबा साहब कह रहे हैं कि हिंदुओं को कभी ऐसी पछतावा या कभी ऐसी शर्म आएगी, ऐसा नहीं है। हिंदुओं में नैतिक चरित्र ही नहीं है और सामाजिक रूप से वो गलत होते हुए भी कभी भी जो है गिल्ट में नहीं जाते, कभी उन्हें किसी किस्म का पछतावा ही नहीं होता। गांधी हिंदू समाज का सुधार नहीं करना चाहते। गांधी का सारा काम ये है कि वो होप देते रहें, उम्मीद देते रहें कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। गांधी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक हरिजन सेवक संघ बनाया है, और कोई उनसे पूछे कि हरिजनों के उत्थान के लिए आपने किया क्या है, हरिजन सेवक संघ का उद्देश्य क्या है ये सिर्फ हरिजन नाम दे देना ही है? अछूतों की आज़ादी के लिए आप क्या कर रहे हैं? उन्हें राजनीतिक और सामाजिक रूप से बराबर का शहरी बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है आपका? कोई उनसे सवाल पूछता ही नहीं है। गांधी को क्रांतिकारी मान लिया गया है, गांधी को नायक मान लिया गया है। और जो है हरिजन सेवक संघ जो है उसका कोई भी ऐसा उद्देश्य दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि हरिजन सेवक संघ सिर्फ अछूतों को मूर्ख बनाने के लिए है, ताकि हिंदुओं का हिंदुस्तान रहे और हिंदू राज रहे। इसके विपरीत हरिजन सेवक संघ जो है ऐसी छोटी छोटी बातें करके जो है हिंदुओं के चंगुल से अछूतों को आज़ाद नहीं होने देता और कास्ट सिस्टम को बनाए रखने की कोशिश करता है, ताकि बस आज़ादी मिल जाए और वो आज़ादी जो है एक सत्ता का हस्तांतरण हो। गांधी जो है अनटचेबल्स को हमेशा के लिए हिंदू ही बनाए रखना चाहते हैं। तो गांधी कोशिश करते हैं कि कहीं से भी अछूत जो है वो हिंदुओं से आज़ादी ना पालें, और जो है ये भी नहीं चाहते कि हिंदुओं में बराबरी मांगे अछूत। वो बस चाहते हैं कि किसी तरह से अछूत हर हाल में, चाहे उनकी हत्या हो, चाहे उनका दमन हो, उनका शोषण हो, किसी भी तरह से वो हिंदू ही बने रहें और भारत को आज़ादी मिल जाए। तो हरिजन सेवक संघ कुछ भी नहीं है, इसकी कोई तकनीक नहीं है, ये एक फालतू का शोर मचाना है। तो अब बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने भी जेफरसन के डिक्लेरेशन से जो है प्रेरणा ली है। इन्होंने भी बहुत लेकिन जेफरसन के डिक्लेरेशन की तारीफ करने के बावजूद, उससे प्रेरणा लेने के बावजूद इन्होंने कभी भी पछतावा जाहिर नहीं किया कि 60 लाख अछूतों के साथ भारत में हो क्या रहा है। इन्होंने भी बहुत अध्ययन किया है, बहुत अध्ययनशील हैं जवाहरलाल नेहरू। और ये युवा हैं, ये ऐसे युवा हैं जो यूनिवर्सिटी गए हैं, इन्होंने राजनीतिक रूप से समझा है भारत को, लेकिन फिर भी इस विषय पर वो खामोश ही रहते हैं, यानी कि अछूतों के विषय पर। आपको हजारों हिंदू मिल जाएंगे जो राजनीति में बड़ा हिस्सा लेना चाहेंगे, जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ना चाहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फैशनेबल है। लेकिन कोई भी आपको एक ऐसा हिंदू नहीं मिलेगा जो समाज सुधार की बात करे और जाति प्रथा को रोकने की बात करे या छुआछूत को खत्म करने की बात करे। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जीवन, न्याय और न्यायिक चरित्र, ये जो सारी की सारी लोकतांत्रिक प्रिंसिपल हैं, ये हिंदुओं के दिमाग के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट्स हैं। वो इसे नहीं समझ सकते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र का मतलब है समानता, लोकतंत्र का मतलब है बंधुत्व, लोकतंत्र का मतलब है एकता। तो ये जो है, ये जो राजनीति है, ये ऐसे ही चमक रही है, भारत में राजनीति ऐसे ही चमक रही है। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को डिक्लेयर करना एक अलग बात है, ये तो अपनी अपनी राजनीति चमका रहे हैं। हिंदुओं की मदद करने से पहले हिंदुओं को सोचना चाहिए कि अगर वो ब्रिटेन से जीत भी गए
तो वो किस कीमत पर ये आज़ादी पाएंगे। जब तक ये समस्या अछूतों वाली नहीं होती, भारत के 60 लाख अछूतों का वो क्या करने वाले हैं। जो भी लोग लोकतंत्र के दोस्त हैं, जो भी लोग स्वतंत्रता के दोस्त हैं, उन्हें जॉन एडम्स के ये शब्द याद रखने चाहिए कि हमारा इतिहास ऐसा है जिसमें हम अनचेक्ड, अनजस्ट, ट्रेनिकल, ब्रूटल, बार्बरस और क्रूअल किंग को भी जो है अनकंट्रोलेबल पावर देते आए हैं। मेजॉरिटी हैज़ इटरनली विदाउट वन एक्सेप्शन। और ज़्यादा लोकतांत्रिक पावर में अगर ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा रहेगा तो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकार का क्या होगा। अगर मेजॉरिटीज़ के पास ही सत्ता रहेगी तो चेक एंड बैलेंसेस का क्या होगा। इसलिए हिंदुओं को समझना चाहिए कि अब वो उनके पाले में गेंद है, मतलब इस केस के बारे में क्या है, अछूतों का वो क्या करते हैं। तो देखिए, गांधी से लेके नेहरू तक, राजगोपालाचारी तक सबको निशाना इन्होंने बनाया है। और गांधी को विशेष तौर पर इन्होंने कहा है कि हरिजन सेवक संघ बनाकर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि अछूत जो है हिस्सा बना रहे हिंदू समाज का, हिंदू धर्म का, लेकिन उसके कल्याण के लिए, उसको बराबरी दिलाने के लिए वो कुछ भी नहीं करते। जो कांग्रेस है और गांधी है, दोनों ब्रिटेन से आज़ादी चाहते हैं। ब्रिटेन हिटलर से आज़ादी चाहता है। आज़ादी पाकर करना क्या है, ब्रिटेन तो अपने देश में अपनी सत्ता को मजबूत करने की कोशिश करेगा। और भारत क्या करेगा, भारत के हिंदू क्या करेंगे। भारत के हिंदू केवल सत्ता चाहते हैं, उन्हें सामाजिक न्याय से कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें लोकतंत्र जो है वो उनके दिमाग में घुसता ही नहीं है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं होता कि बस सत्ता का हस्तांतरण हो जाए और जो पहले से मिडिल क्लास लोगों से बनी हुई कांग्रेस पार्टी है, जिसको कि पूंजीवादी हिंदू चलाते हैं, उसके हाथ में सत्ता आ जाए। ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र का मतलब ही होता है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, एकता, ये सारी चीज़ें, ये सारी भावनाएं। आखिर में सम्यक प्रकाशन के बारे में कुछ दिया है। सम्यक प्रकाशन जो है पब्लिकेशन है जो बुद्धिज़्म को प्रोपगेट करता है, लॉर्ड बुद्धा के बारे में बताता है। और हम कोशिश करते हैं कि बौद्धिस्टों बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भी लिखा है और उनके जैसे महान लोगों ने कुछ भी लिखा है भारत के संविधान के बारे में, तो हम वो सामने रखें। हम ज्योतिबा फुले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि समाज सुधारक थे, क्रांतिकारी थे, ऐसी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के बारे में लिखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो रीडर्स हैं उसे अफोर्डेबल प्राइस में प्राप्त करें। प्रकाशन ने 350 से अधिक किताबें प्रकाशित करवाई हैं और हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ क्रांतिकारियों की, समाज सुधारकों की, महिला नायकों की आपके सामने रखते हैं और बहुत एग्जाम्पल्स के साथ रखते हैं। ये कहा जाता है कि शांति स्वरूप बौद्ध ने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रख्यात वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इस सम्यक प्रकाशन की स्थापना की है। सम्यक प्रकाशन के जो एडिटर्स हैं वो भी छांट छांट कर ऐसी किताबों को जो समाज के हितकारी हैं उनको प्रकाशित करते हैं। बुद्धिस्ट और अंबेडकर लिटरेचर में हम महारत हासिल कर चुके हैं। हमने बहुत कोशिश की है महिलाओं के उत्थान के लिए और जो है इरेडिकेशन ऑफ सुपरस्टिशन, यानी कि अंधविश्वास को हटाने के लिए, हिपोक्रेसी को हटाने के लिए, दोगलेपन को हटाने के, हीट्रोडॉक्सी को हटाने के लिए हमने कोशिश की है कि हम उच्च क्वालिटी की, सुपीरियर क्वालिटी का पब्लिकेशन लाएं जो कि इस पवित्र मिशन में हमारा साथ दे। कौन से पवित्र मिशन में? यही एकता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।